ये कहानी एक ऐसे ऑर्फनेज की है जो पूरी दुनिया से कटा हुआ था, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को पालकर बड़ा किया जाता और उन बच्चों की देखभाल करने वाली महिला भी उनका बहुत ध्यान रखा करती थी। लेकिन जैसे ही वे बच्चे 12 साल के होते, उनके लिए नए माँ बाप उन्हें लेने आते। पर बच्चों को ये नहीं पता था कि उन्हें उनके नए माँ बाप को नहीं, बल्कि राक्षसों को सौंपा जा रहा है जो उन्हें मारकर खा जाते हैं। एमा ऑर्फनेज के अंदर ही 11 साल से रह रही है। वो, नॉर्मन और रे तीनों अपने बाकी दोस्तों के बीच जीनियस माने जाते हैं। उनकी केयरटेकर इज़ाबेला हमेशा मुस्कान के साथ सबका ख्याल रखती है। हर दिन सब लोग साथ बैठकर गरम गरम खाना खाते हैं। लेकिन एमा और उसके दोस्तों को ये नहीं पता कि ये कोई आम ऑर्फनेज नहीं है। असल में वो ही खाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। हर हफ्ते घंटों तक सब बच्चों का टेस्ट होता है, जैसे मशीनों को टेस्ट किया जाता है। और हमेशा नॉर्मन, रे और एमा टॉप पर होते हैं परफेक्ट स्कोर के साथ। लेकिन कॉनी को लगता है कि उसने आज का टेस्ट फिर से फेल कर दिया, जैसे हर बार होता है। फिर भी वो खुश थी क्योंकि आज उसका अडॉप्शन वाला दिन था। वो अपने नए पेरेंट्स से मिलने वाली थी। सबको बाय बोलते बोलते कॉनी रो भी पड़ी। इज़ाबेला हमेशा की तरह उसे छोड़ने गई और वही जानी पहचानी सीटी बजाती रही। कॉनी जाने के बाद एमा को पता चलता है कि उसने अपना प्यारा बनी वहीं ऑर्फनेज में छोड़ दिया है। एमा परेशान हो जाती है और सोचती है क्या करे। रे कहता है कि अगर वो दौड़े तो अभी भी कॉनी तक पहुंच सकती है। नॉर्मन भी एमा के साथ भाग पड़ता है उसे सपोर्ट करने के लिए। दोनों भागते भागते उस रहस्यमयी गेट तक पहुंच जाते हैं जिसे उन्होंने हमेशा देखा था, लेकिन कभी अंदर नहीं गए थे। वहां पहुंचकर उन्हें एक ट्रक दिखता है। एमा कॉनी को ढूंढने लगती है और ट्रक के पीछे जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर झांकती है उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। नॉर्मन भी हिम्मत करके देखता है और उसका दिमाग भी हिल जाता है। कॉनी का डेड बॉडी अंदर पड़ी थी। तभी उन्हें किसी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है और दोनों ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। एमा हल्का सा झांकती है और डीमनिक दिखने वाले क्रीचर्स को देख लेती है। दोनों अपनी जान बचाने की कोशिश में चुप रहते हैं। डीमंस कॉनी को उठाते हैं और उसे क्रायोजेनिक कैनिस्टर में डाल देते हैं। कहते हैं कि ये वैल्यूएबल मर्चेंडाइज है, हाई क्वालिटी ह्यूमन मीट, अमीरों के लिए स्पेशल रखा गया है। पिछले कुछ समय से डीमंस को घटिया क्वालिटी वाले 6 साल के बच्चे मिल रहे थे, लेकिन अब उन्हें जल्द ही परफेक्ट स्कोर्स वाले मिलने वाले हैं। फिर डीमंस इज़ाबेला से पूछते हैं कि बच्चे तैयार हैं या नहीं। इज़ाबेला कहती है कि हाँ, जल्दी तैयार होंगे। पर तभी एक डीमन ट्रक के नीचे देखता है, लेकिन नॉर्मन और एमा पहले ही वहां से भाग चुके होते हैं। एमा का दिल टूट जाता है। क्या हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ इसीलिए थी कि हमें फूड की तरह खा लिया जाए? डीमंस इज़ाबेला को कॉनी का बनी वापस दे देते हैं। बाद में रे एमा और नॉर्मन से पूछता है उनका ट्रिप कैसा रहा। नॉर्मन झूठ बोलता है कि वो कॉनी तक नहीं पहुंच पाए, हालांकि एमा को बनी दे दिया गया था। रात को कमरे में नॉर्मन एमा को एस्केप करने का प्लान बताता है, लेकिन एमा साफ मना कर देती है। कहती है कि ये बच्चे उसके लिए फैमिली जैसे हैं, वो किसी को मरने नहीं देगी। नॉर्मन उसकी तकलीफ समझता है और उसे सांत्वना देता है। अगले दिन लंच के बाद एमा अपनी काम और मुस्कुराती हुई माँ इज़ाबेला को देखती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नॉर्मन एमा को याद दिलाता है कि मुस्कुराते रहना है, वरना शक हो जाएगा। दोनों समझ चुके थे कि माँ ने वो बनी ढूंढ लिया होगा और उसे पता चल गया होगा कि किसी ने सच्चाई देख ली है। अब सीक्रेट सेफ रखने के लिए उन्हें नॉर्मल एक्ट करना पड़ेगा। नॉर्मन ये भी समझ चुका था कि डीमंस परफेक्ट स्कोर्स वालों को डिले क्यों करते हैं। उन्हें ब्रेन्स अच्छे से डेवलप चाहिए, लेकिन कोई भी बच्चा 12 साल से ऊपर नहीं बचता। यानी उनकी शिपमेंट 12वें बर्थडे तक पक्की है और नॉर्मन, एमा और रे के पास बस 2 महीने का वक्त है। बाद में दोनों जंगल में जाते हैं और मैप बनाने की कोशिश करते हैं। गेट हमेशा डीमन से गार्डेड रहता है या फिर बंद होता है, इसलिए उन्होंने सोचा जंगल एक्सप्लोर किया जाए। काफी देर दौड़ने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई देती है। नॉर्मन उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर अपनी कमर तोड़ लेता है। एमा उसकी जगह पेड़ पर चढ़ जाती है। जब एमा दीवार की तरफ देखती है तो उसे सिर्फ 3 मीटर मोटी दीवार और उसके पार फैला जंगल ही दिखाई देता है। दीवार इतनी स्मूथ है कि चढ़ना नामुमकिन है, लेकिन अगर उनके पास कोई रोप होती तो वो शायद भाग सकते थे। तभी अचानक घंटियों की आवाज आती है और दोनों भागकर लौट आते हैं ताकि उनकी माँ को शक ना हो। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा आकर बताता है कि नाइलिया गुम है। इज़ाबेला एक अजीब सा कंपास निकालती है और कहती है कि वो उसे ढूंढ लेगी। वो जंगल में जाती है और थोड़ी देर बाद नाइलिया को लेकर वापस आ जाती है। नॉर्मन और एमा समझ जाते हैं कि इज़ाबेला को बच्चों की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है, मतलब उसके पास ट्रैकिंग डिवाइस है। ये सब शो ऑफ था ताकि बच्चों को डराया जा सके कि वो कहीं भाग नहीं सकते। रे ये सब देख लेता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। नॉर्मन रोप बनाने का प्लान करता है, लेकिन एमा टेंशन में है कि शायद ऑर्फनेज में कैमरा लगे हो। नॉर्मन कहता है उसने काफी ढूंढा है, लेकिन कोई कैमरा नहीं मिला। वो तो कीरा को ढूंढने से भी ज्यादा ध्यान से ढूंढ रहा था। उधर डॉन नॉर्मन को बुलाता है क्योंकि क्लॉक काम नहीं कर रही। एमा ब्लैकबोर्ड को देखते देखते कॉनी को याद करके रो पड़ती है। क्लॉक ठीक करने के बाद नॉर्मन देखता है कि इज़ाबेला एमा को घूर रही है और पूछती है कि वो आजकल इतनी खुश क्यों नहीं रहती।
कुछ देर की चुप्पी के बाद एमा एक्टिंग करके कहती है कि बस कॉनी को याद कर रही है। तभी रे आकर बताता है कि डिनर तैयार है। नॉर्मन इस मौके का इस्तेमाल करके एमा को वहां से निकाल लेता है। लेकिन तभी इज़ाबेला पूछती है कि क्या वो लोग कल गेट पर गए थे। नॉर्मन झट से बोलता है कि नहीं, हम तो बस टैग खेल रहे थे और रूल्स नहीं तोड़े। इज़ाबेला मुस्कुराकर कहती है ठीक है, बस वहां मत जाना। एमा स्ट्रेस से कोलैप्स हो जाती है, लेकिन नॉर्मन उसका हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश करता है। नॉर्मन खुद भी कांप रहा होता है, लेकिन एमा उठकर खड़ी हो जाती है। दोनों ठान लेते हैं कि उन्हें ये करना ही है। रे दूर से उन्हें देख रहा होता है। उसी रात नॉर्मन टेबल क्लॉथ चुराकर रोप बनाने लगता है। अगले दिन दोनों मिलकर रोप बनाते हैं और उसे छुपाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पता नहीं कि इन ट्रांसमीटर्स का क्या करना है। एमा सोचती है कि रे मदद कर सकता है। नॉर्मन प्लान करता है कि वो रे से खुद बात करेगा, लेकिन रे खुद उनके सामने आकर पूछ लेता है कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। असल में वो उस रात से ही उनका पीछा कर रहा है। रे कहता है कि साफ साफ बताओ गेट पर क्या देखा था। नॉर्मन और एमा जब सच बताते हैं तो रे मान भी जाता है, लेकिन बोलता है कि वो इस पर सिर्फ नॉर्मन पर भरोसा करता है क्योंकि एमा यूजलेस इमोशनल विक्टिम है। रे सोचता है किन बच्चों को प्लान में शामिल किया जा सकता है, लेकिन एमा कहती है कि वो सबको ले जाएगी। रे कहता है ये नामुमकिन है, ज्यादातर बच्चे तो ठीक से दौड़ भी नहीं पाएंगे। और सच ये है कि ये कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि ह्यूमन फार्म है। बाहर की दुनिया शायद डीमन से भरी है जो इंसानों का शिकार करते हैं। उनका बेस्ट ऑप्शन सिर्फ बड़े बच्चों को लेकर भागना है। लेकिन एमा गुस्से में कहती है मैं अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगी, सबको लेकर जाऊंगी। मैं दोबारा किसी को कॉनी जैसा नहीं देखना चाहती, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। रे नॉर्मन की तरफ देखता है और पूछता है क्या वो इस स्टूपिड प्लान के साथ है। नॉर्मन साफ कह देता है कि वो एमा का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एमा हमेशा दूसरों को खुद से आगे रखती है। अगर ये जहाज डूब भी रहा है तो मैं उसके साथ ही डूबूंगा, क्योंकि मैं उसे रोते हुए नहीं देखना चाहता। मैं उसे हमेशा मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा सारे छेद भरने के लिए। नॉर्मन कहता है ये प्लान पागलपन हो सकता है, लेकिन ये दुनिया इससे भी ज्यादा पागल है। और फिर रे से पूछता है कि वो साथ है या नहीं। तभी अचानक डिनर बेल बजती है, इस बार यूजुअल टाइम से पहले, और साथ ही एक नया बच्चा कैरल ऑर्फनेज में आता है। वो सबका नया भाई है। उसके साथ एक नई केयरटेकर भी आती है, उसका नाम है करोन। अब इज़ाबेला अकेली नहीं बल्कि करोन भी बच्चों पर नजर रखेगी। नॉर्मन इस बात से परेशान है कि अब उन्हें ट्रांसमीटर्स के साथ साथ एक और बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी, लेकिन रे हंसकर कहता है दो औरतें मतलब डबल प्लॉट ट्विस्ट। फिर भी सच ये है कि चाहे ये नई केयरटेकर कहीं से भी आई हो, उन्हें अब ट्रैकिंग डिवाइसेस का पता लगाना ही होगा। रे सोचता है कि कोई ऐसा डिवाइस जो बॉडी पर स्कार ही ना छोड़े, इतना एडवांस तो हो ही नहीं सकता। जरूर बॉडी पर कहीं ना कहीं कोई निशान होगा, बस इतना है कि वक्त के साथ वो फेड हो गए। नॉर्मन के दिमाग में एक जीनियस आइडिया आता है, क्यों ना कैरल को चेक किया जाए, क्योंकि वो अभी अभी यहाँ पर आई है। उधर कैरन इज़ाबेला को उसकी अचीवमेंट्स के लिए बधाई देती है और कहती है कि वो सबसे बेस्ट मदर है, क्योंकि वही सबसे हाई क्वालिटी मीट प्रोड्यूस करती है। लेकिन इज़ाबेला उसे रोक देती है और कहती है कि फॉर्मल बातें छोड़, काम की बातें कर। फिर वो कैरन को बच्चों की डिटेल्स याद करने के लिए देती है और बताती है कि कुछ बच्चों को डीमंस के बारे में सच्चाई पता चल चुकी है, जो कि रूल्स के खिलाफ है। इज़ाबेला करन से कहती है कि उसे ऑलरेडी पता है कौन से बच्चे हैं, लेकिन उसका काम बस उन पर नजर रखना है। तो कुछ नहीं है, बस एक गार्ड है, मेरे लिए एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आइज। कैरन लॉयल्टी की कसम खाती है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है कि अगर वो बच्चों को पकड़कर एविडेंस जमा कर ले तो इज़ाबेला की जगह खुद मदर बन सकती है। बाद में कैरन बच्चों के साथ खेलती है, लेकिन वो नॉर्मन और रे के पीछे जाकर अचानक से हेलो करती है और दोनों को घूरने लगती है। नॉर्मन समझ जाता है कि उन पर शक हो चुका है और अब उन्हें जल्दी से जल्दी एक्शन लेना होगा, वरना इज़ाबेला सब समझ जाएगी। इसी बीच एमा कैरल के साथ खेल रही होती है। तभी एमा की नजर कैरल के कान के पीछे पड़ती है, जहां पर एक छोटा सा ब्रूज है। एमा उसे छू कर देखती है और उसे अंदर एक मेटालिक डिवाइस महसूस होता है। एमा को याद आता है कि जब वो छोटी थी तो उसकी मां ने भी उसके कान के पीछे के निशान को ब्लड टेस्ट कहा था। अब उसका तो निशान फेड हो चुका है, लेकिन कैरल का ताजा ब्रूज देखकर एमा को पक्का यकीन हो जाता है कि यही ट्रांसमीटर है। नियर बाय एक और बच्ची पूछती है कि एमा इतनी ध्यान क्यों दे रही है, तो एमा मजाक में कह देती है कि उसे बल्जेस पसंद है, लेकिन अंदर से वो ये ठान लेती है कि उसे अपने बाकी सारे बच्चों की हिफाजत करनी होगी। रात में इज़ाबेला कोड्स डिसाइड करती है और हेडक्वार्टर से बात करने की कोशिश करती है। वहां ग्रैंडमा की आवाज आती है। वो पूछते कि क्या 3 परफेक्ट स्कोर्स शिपमेंट के लिए तैयार हैं? बाकी सारे प्लांट्स फेल हो चुके हैं और अब सिर्फ इज़ाबेला पर उम्मीद टिकी है। इज़ाबेला डीमंस को भरोसा दिलाती है कि शिपमेंट टाइम पर तैयार होगा। डीमंस इस हार्वेस्ट को अब तक का सबसे ग्रैंड मानते हैं और अपनी वियर्ड प्रार्थना करते हैं। अगले दिन एमा बच्चों के साथ बॉल खेल रही होती है
तभी कैरन ध्यान देती है और एमा बाकी बच्चों को बताती है कि उनके कान के पीछे ट्रांसमीटर्स लगे हैं। सब सोचते हैं कि उसे डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए, लेकिन फिलहाल वो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अगर डिवाइस टूटते ही अलार्म बज गया तो उनकी माँ को सब पता चल जाएगा। प्लान ये बनता है कि इसे तोड़ने की कोशिश तभी करनी है जब वो एस्केप के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। इसी बीच झाड़ियों से कोई उनकी बातचीत सुन रहा होता है। वो रे ही था। रे सोचता है कि शायद उसके पास ट्रांसमीटर डिसेबल करने का कोई तरीका है, लेकिन अभी उनका फोकस बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग देने पर होना चाहिए ताकि वो एस्केप करने के काबिल बन सके। अगले कुछ दिन तक सब मिलकर बच्चों के साथ खेलते हैं और उनकी इंड्योरेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रे बच्चों को स्ट्रैटेजी सिखाता है कि कैसे जंगल में छुपना है और कैसे पकड़ से बचना है। बच्चे नए तरीके ट्राई करते हैं, लेकिन अभी लंबा रास्ता बाकी है। कैरन ये सब देखती है और सोचती है कि खेलना काफी मजेदार लग रहा है। फिर वो कहती है कि वो भी बच्चों के साथ खेलना चाहती है, लेकिन टाइम लिमिट के साथ। वो बोलती है 20 मिनट दो मुझे। फिर वो काउंटडाउन करती है और ऐसे दौड़ना शुरू करती है जैसे कोई ट्रैक स्टार हो। कैरन क्रिएटिव तरीकों से बच्चों को ल्योर करती है और एक एक करके सबको पकड़ लेती है। वो तो पेड़ों को तोड़ते हुए भागती है जैसे किसी इंसान से ज्यादा कोई सुपर ह्यूमन हो। जब वो आखिरी 2 बच्चों को पकड़ने ही वाली थी, एमा अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। वो दोनों बच्चों को उठाकर स्प्रिंट करती है और किसी तरह से उन्हें स्टोन पिलर्स वाले इलाके तक ले आती है। लेकिन कैरन को पता है कि एमा पूरी तरह थक चुकी है। वो इधर उधर देखती है और कहती है, अब छोड़ भी दे एमा, तू ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। अगर तूने आज रात का हार्वेस्ट देखा होता तो खुद ही हार मान लेती। फिर कैरन सोचती है कि एमा अब उसके साथ है, लेकिन टाइम खत्म होने में कुछ ही मिनट बाकी थे। नॉर्मन और रे भागकर उससे डिस्टेंट बना लेते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। कैरन नॉर्मन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नॉर्मन की सुपीरियर पार्कोर स्किल्स उसे बचा लेती है। वो इतनी फास्ट मूव्स करता है कि कैरन की आंखों के सामने ही गायब हो जाता है। ये देखकर कैरन शॉक में पड़ जाती है। रे उसकी तरफ देखकर बोलता है कि टाइम खत्म हो गया। कैरन मान जाती है कि बच्चों की फिजिकल स्ट्रेंथ उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि वो किसी और तरीके से इन्हें पकड़ सकती है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और सब नोटिस करते हैं कि कैरन ने अब तक कुछ खास नहीं किया। नॉर्मन को शक होता है कि बच्चों में ही कोई स्पाई है जो उन पर नजर रख रहा है। रे भी अग्री करता है कि हाँ, कोई ना कोई जरूर गद्दार है। एमा सब बच्चों को देखती है। जिस फैमिली को वो शांति से जीती हुई समझती थी, अब सब उसे शक के घेरे में दिखते हैं। कुछ दिन बाद इजाबेला कैरन से मिलती है और कहती है कि उसने देखा है कैरन बच्चों की फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट कर रही है। लेकिन इजाबेला कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कैरन उसके लिए सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। वो उसे कहती है कि बस एक आज्ञाकारी लड़की बनी रहे, मेरी पॉन की तरह। अगर तू अच्छी लड़की बनी रही तो मैं देख लूंगी कि तू भी कभी मदर बन पाएगी। कैरन हार मानकर कमरे से बाहर निकलती है, अपनी गुड़िया उठाती है और उसे फाड़ देती है। फिर गुस्से में उस पर पैर मारती है और कसम खाती है कि वो इजाबेला को गिराकर खुद मदर बनेगी। उधर बच्चे अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं और एस्केप प्लान को मजबूत करने के लिए टैग टीम्स बनाते हैं। बाद में नॉर्मन रे से पूछता है कि उसका ट्रांसमीटर हैकिंग डिवाइस बनने में कितना समय लगेगा। रे कहता है 10 दिन और लगेंगे। नॉर्मन कहता है कि वो लोग 10 दिन बाद एस्केप करेंगे। रे और एमा दोनों शॉक में पड़ जाते हैं कि इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन नॉर्मन समझाता है कि उन्हें विंटर से पहले भागना होगा, वरना बाहर की दुनिया में सर्वाइव करना मुश्किल होगा। अपने प्लान को आगे बढ़ाने और स्पाई को पकड़ने के लिए नॉर्मन और एमा डॉन और गिल्डा को चेक करने का सोचते हैं। दोनों उन्हें पुराने लाइब्रेरी में बुलाते हैं। एमा डॉन और गिल्डा से कहती है कि उनका फैमिली एक्चुअली बुरे लोगों को बेचा जा रहा है। डॉन पहले तो एमा की बात को मजाक समझता है, लेकिन गिल्डा उस पर यकीन कर लेती है और डॉन को भी कहती है कि भरोसा करो। नॉर्मन और एमा डीमंस की असली बात छुपा लेते हैं और कहते हैं कि बच्चों को बस खराब फैमिलीज को भेजा जाता है। रे इस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि सच बताए बिना उन्हें कभी नहीं पता चलेगा कि असली स्पाई कौन है। लेकिन नॉर्मन पहले से ही ट्रैप तैयार कर चुका था। उसने डॉन को बताया था कि उसकी रोप नॉर्मन के बेड के नीचे है, जबकि गिल्डा को कहा था कि बाथरूम में है। जिस जगह से रोप गायब होगी वही असली गद्दार होगा। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन गिल्डा उठ के बाहर निकलती है। एमा नोटिस करती है कि इजाबेला के दरवाजे के नीचे कागज पड़ा है, उस पर लिखा है कि रोप नॉर्मन के बेड के नीचे है। तभी गिल्डा एक रूम में घुसती है और कैरन उसे वेलकम करती है। एमा चुपके से सुनने की कोशिश करती है, लेकिन गिल्डा कहती है कि उसके दिमाग में कुछ नहीं है और एमा को धन्यवाद देती है उसकी केयर करने के लिए। जैसी गिल्डा जाने वाली होती है, कैरन रिवील करती है कि उसे सब पता है। एमा ने सब उसे बता दिया है। ये सुनकर गिल्डा डर जाती है। कैरन वादा करती है कि वो गिल्डा को बचाएगी अगर वो सच बताती है, लेकिन गिल्डा उसे धक्का देकर कहती है कि वो चुगली नहीं करेगी। कैरन उसके कान में विस्पर करती है कि अगर उसे कभी प्रोटेक्शन चाहिए तो उसे पता है कहाँ आना है। बाद में गिल्डा चुपके से वापस अपने कमरे में लौट आती है। एमा उसे देखकर खुश हो जाती है और रो रो के उसे गले लगा लेती है। लेकिन कैरन का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब उसे किसी ऐसे बच्चे की तलाश है जो उसे इंफॉर्मेशन सप्लाई करे।
अगली सुबह नॉर्मन रे से पूछता है कि कोई अपने ही दोस्तों को बिट्रे क्यों करेगा। रे जवाब देता है क्योंकि शायद वो डीमंस के हाथों खाए जाने से बचना चाहता होगा। ये बात सुनकर नॉर्मन और एमा दोनों सोच में पड़ जाते हैं। पूरा दिन नॉर्मन चुपचाप रे को देखता रहता है और फिर एमा से पूछता है कि अगर उसे पता चले कि कोई उन सबको बेच रहा है तो वो क्या करेगी। एमा कहती है कि वो तो फिर भी उसे बचाने की कोशिश करेगी क्योंकि आखिरकार वो सब फैमिली हैं। उसकी ये मासूमियत नॉर्मन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला देती है। नॉर्मन और रे साथ में जाकर सबसे पहले बाथरूम के ऊपर चेक करते हैं और देखते हैं कि रस्सी अभी भी वहीं पड़ी है। फिर वो नॉर्मन के बिस्तर पर जाते हैं लेकिन वहां कोई रस्सी नहीं मिलती। रे को लगता है कि डॉन ही गद्दार है और वो यही सोचकर अफसोस करता है, लेकिन यही था नॉर्मन का असली 300 IQ वाला दिमागी दांव। असल में डॉन और गिल्डा के लिए उसने 4 जाल लगाए थे। 2 जाल ऐसे थे जिससे रे को लगे कि नॉर्मन उसके साथ ईमानदार है, लेकिन असली ट्रैप डॉन के लिए डाइनिंग हॉल में और गिल्डा के लिए लाइब्रेरी में लगाया गया था। नॉर्मन के बिस्तर वाली रस्सी तो कभी थी ही नहीं, तो फिर वो कैसे गायब हो गई, ये तो सिर्फ रे ही जानता था। रे हार मानकर लेट जाता है और फिर हंसने लगता है। उसे हैरानी होती है कि नॉर्मन ने कैसे पकड़ लिया। वो खुद बताता है कि हाँ, वो ही था जो अब तक सबको धोखा दे रहा था। नॉर्मन समझ गया था कि रे ही सबसे परफेक्ट इंसान है इस काम के लिए। उसकी इंटेलिजेंस और चालाकी ही सबको भटका सकती थी। नॉर्मन उससे पूछता है कि वो कब से मदर के लिए काम कर रहा है। रे कहता है कि जब से उसे यहाँ लाया गया था तभी से। नॉर्मन पूछता है कि क्या ट्रांसमीटर सच में नष्ट हो सकते हैं, लेकिन रे कुछ नहीं बताता क्योंकि अब उसे लग रहा है कि नॉर्मन उसे छोड़ देगा। लेकिन नॉर्मन कहता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, बस 3 शर्तों पर। एक तो सबकी सुरक्षा की गारंटी दे, दूसरा जो भी जानकारी है सब सच सच बताए, और तीसरा मदर का डबल एजेंट बन जाए। रे सोचता है कि नॉर्मन इतना जिद्दी क्यों है दोस्त बने रहने के लिए। तो नॉर्मन कहता है कि एमा की बातें उसे इंस्पायर करती हैं कि सब मिलकर फैमिली बने रहें। नॉर्मन को अभी भी समझ नहीं आता कि रे ने बनी क्यों छुपाया, ताकि वो डीमंस का सच जान पाए, और क्यों वो बार बार उन्हें हेल्प भी करता रहा जबकि वो चाहता तो रोक भी सकता था। तब रे सच्चाई बताता है, उसने खुद अपनी मर्जी से मदर को ऑफर दिया था। डील ये थी कि अगर वो उसके लिए काम करेगा तो उसकी शिपमेंट 12 साल तक डिले हो जाएगी और बाहर की चीजें खरीद के दी जाएंगी। उसी सामान से वो एक ऐसा डिवाइस बना रहा था जो ट्रांसमीटर को नष्ट कर सके। मतलब इस पूरे खेल का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड वही था। कॉनी को गेट पर भेजना भी उसी की चाल थी, ताकि सब डीमंस का सच जान जाए और उनके पास एस्केप प्लान का मजबूत कारण हो। उसकी एक ही शर्त थी नॉर्मन के लिए, वो एमा की खुशी के लिए ऐसा दिखाएगा कि सबको बचाना चाहता है, लेकिन जब असली वक्त आएगा तो छोटे बच्चों को छोड़ देगा क्योंकि उसकी नज़र में वो सिर्फ बोझ हैं। अगर नॉर्मन ये कंडीशन नहीं मानता तो रे कहता है कि बेहतर है मैं यहीं मर जाऊं। नॉर्मन मजबूरी में मान तो लेता है, लेकिन अंदर से बहुत दुखी है। रे कॉन्फिडेंट होकर चला जाता है और नॉर्मन सोच में पड़ जाता है। रात को नॉर्मन इजाबेला से मिलने जाता है। उसे भटकाने के लिए झूठ बोलता है कि कैरोन उसके खिलाफ चालें चल रही है। इजाबेला हंसते हुए कहती है कैरोन तो बस उसकी आखिरी इंश्योरेंस है, क्योंकि रे तो वैसे भी निकम्मा वॉचडॉग निकला जिसने नॉर्मन और एमा को डीमंस देखने से नहीं रोका। फिर रे कहता है कि वो तो हमेशा से ही अपने दोस्तों को बेचता आया है और कैरोन पर जासूसी करता है, इसलिए उसे उसका हक मिलना चाहिए। इजाबेला डील मान लेती है और कहती है कि उसे जो चाहिए वो मिलेगा। इसी बीच नॉर्मन को डरावना सपना आता है। उसमें वो देखता है कि सारे बच्चे, यहाँ तक कि एमा भी, डीमन के हाथों मर गए हैं। वो घबरा कर उठता है, लेकिन दूसरों के सामने हिम्मत दिखाने की कोशिश करता है। जंगल में एमा उससे पूछती है कि गद्दार कौन है। नॉर्मन बाहर आता है और सबके सामने कहता है कि मैं ही था जो अब तक तुम सबको धोखा दे रहा था। लेकिन वो लोग गलती से बनी गेट पर ही छोड़ आते हैं, जिससे इजाबेला को शक हो जाता है। हालांकि रे असल में उनकी साइड पर है और वो बच्चों को बचाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करेगा। एमा को लगता है कि ये रे जैसा बिल्कुल नहीं है और उसे खुशी होती है कि सब बच्चे सेफ हो जाएंगे, लेकिन ये सोचकर कि रे ये सब पहले से जानता था, एमा थोड़ी परेशान हो जाती है और वो पूछती है कि क्या रे ने ट्रांसमीटर ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी बनाने के लिए बाकी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था। एमा को शक होता है कि उन बच्चों का क्या हुआ। वो रे से वादा करवाती है कि आगे कभी बच्चों को ऐसे चुनकर इस्तेमाल नहीं करेगा। रे वादा करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। दूसरी तरफ डॉन गुस्से में है कि वो लोग कॉनी को बाहर की दुनिया से रेस्क्यू करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। गिल्डा को लगता है कि इसके पीछे कुछ ज्यादा ही खतरनाक चाल चल रही है। उसने नोटिस किया है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है और वो एमा से इस बारे में बात करती है। उसे लगता है कि इजाबेला के कमरे के बगल में एक हिडन सीक्रेट रूम है। रे को भी पता है कि ऐसा कोई रूम होगा जहां से इजाबेला HQ को रिपोर्ट करती होगी, लेकिन रे को ये नहीं पता चला कि वो एग्जैक्टली कहां है। डॉन सजेस्ट करता है कि चलो उस रूम को इन्वेड करते हैं, लेकिन रे मना कर देता है। वो कहता है कि इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उल्टा हमारी जानकारी एक्सपोज हो जाएगी और अगर कैरोन ने पकड़ लिया तो उसके पास पूरा सबूत होगा हमें हटाकर अगली मदर बनने का।
रे डॉन से कहता है कि डिनर प्रिपेयर कर ले ताकि सबको लगे कि सब नॉर्मल है। डॉन मान तो जाता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरता है वो इजाबेला के कमरे की तरफ बढ़ जाता है और नॉक करता है। कोई जवाब नहीं मिलता तो वो अंदर घुस जाता है और सीक्रेट डोरवे ढूंढने की कोशिश करता है। वो बुक शेल्फ खींचता है लेकिन सक्सेस नहीं मिलता। तभी गिल्डा भी दरवाजा खिसकाती है और वो खुल जाता है, मगर दरवाजा लॉक्ड है। अचानक कोई कमरे में एंटर करने लगता है और उनका दिल बैठ जाता है, लेकिन अंदर आता है फिल, जो कहता है कि वो तो बस हाइड एंड सीक खेल रहा था। अगले दिन डॉन अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है और मौका पाकर अपनी माँ से की चुरा लेता है और उसे गिल्डा को दिखाता है। प्लान कामयाब हो गया, लेकिन इजाबेला को शक हो जाता है कि बच्चों का बिहेवियर थोड़ा ऑफ है। इसी बीच लाइब्रेरी में एमा कुछ नया बताती है। उसने देखा कि विलियम मिनर्वा नाम के ऑथर की कई किताबें यहाँ पढ़ी हैं जिनमें सीक्रेट मैसेजेस हैं। उसी समय डॉन फाइनली उस सीक्रेट रूम का दरवाजा खोल लेता है। एमा और बाकी सब किताबों में मैसेज डिकोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हर सर्कल के अंदर मोर्स कोड छिपा है। डॉन और गिल्डा दरवाजा बंद करके अंदर जाते हैं और उन्हें नीचे जाने वाला एक और सीक्रेट दरवाजा मिलता है। वो अंदर जाते हैं और मैच जलाते हैं। मोर्स कोड में वर्ड्स हिडन होते हैं: डाउट, डेंजर, रन, ट्रूथ, हार्वेस्ट, मॉन्स्टर और फार्म। नॉर्मन को लगता है कि शायद कहीं बाहर एक ह्यूमन सोसाइटी मौजूद है। उसी समय डॉन और गिल्डा उस रूम में कॉनी का बनी देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि एमा उनसे कॉनी के जिंदा होने के बारे में झूठ बोल रही थी। नॉर्मन को ये किताबें इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी लगता है और एमा को लगता है कि इनके अंदर विल्डरनेस में सरवाइव करने का तरीका छुपा हो सकता है। लेकिन तभी डॉन और गिल्डा सुनते हैं कि उनकी माँ कमरे में आ रही है और वो डर जाते हैं कि अब तो पकड़े गए। एमा और बाकी सब डिनर के लिए बैठते हैं और नोटिस करते हैं कि डॉन और गिल्डा मिसिंग हैं। इससे सब डर जाते हैं। डॉन बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इजाबेला उनकी हलचल सुन लेती है। वो दरवाजा खोल ही रही होती है कि एक बच्चा अंदर घुस आता है और इजाबेला को उसकी ड्रॉप्ड की वापस कर देता है। इसी बीच डॉन और गिल्डा दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। रात में सब सोने के बाद वो सब फिर मिलते हैं और डॉन बताता है कि उन्होंने नीचे का रूम चेक कर लिया। रे गुस्से में आग बबूला हो जाता है कि इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। तब डॉन गुस्से में पूछता है, तो क्या हमें भी कॉनी की तरह मर जाना चाहिए था जिसका बनी उसी रूम में पड़ा था। एमा रोकर माफी मांगती है कि उसने सच छुपाया, लेकिन डॉन गुस्से में कहता है कि अब सच छुपाना बंद करो और सब कुछ बता दो। सच जानने के बाद गिल्डा और डॉन दोनों डर जाते हैं। डॉन गुस्से में नॉर्मन को घूसा मार देता है और रे को भी पीटने के लिए आगे बढ़ जाता है। डॉन एमा से पूछता है कि क्या वो उन्हें डेड वेट समझते हैं जिन्हें हमेशा बचा के रखना पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूछता है कि तुम लोग अपने फैमिली, अपने भाई बहन से झूठ कैसे बोल सकते थे। वो गुस्से में रूम से बाहर निकल जाता है थोड़ा ठंडक लेने के लिए। बाहर जाके सोचता है कि ये सब उनकी गलती नहीं है जो उन्होंने झूठ बोला। असल में उसको लगता है कि वो खुद ही पावरलेस है, बस एक बोझ है सबके लिए। उसे लगता है कि काश वो और स्ट्रांग होता। तभी गिल्डा उसके पास आती है और उसे समझाती है कि वो स्ट्रांग बनेगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। एमा भी बाहर आती है और रोकर सॉरी बोलती है कि उसने पहले उन पर ट्रस्ट नहीं किया। नॉर्मन और रे भी माफी मांगने आ जाते हैं और सब एक दूसरे को गले लगा के पैच अप कर लेते हैं। अब उनके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बस एक हफ्ते का वक्त बचा है। इसी दौरान नॉर्मन को शक होने लगता है रे के वर्ड्स पे, जब उसने कहा था कि वो कुछ भी करेगा ताकि नॉर्मन और एमा दोनों मरने ना पाए। नॉर्मन रे के बेड के नीचे चेक करता है और उसका असली प्लान पता लगता है। उसे वो प्लान कमाल का लगता है। रे अपनी मॉम से बात करता है और अपनी चोट के बारे में झूठ बोलता है कि नॉर्मन उसे मारने का प्लान कर रहा है ताकि एस्केप कर सके। इजाबेला उससे कहती है कि वो उसके प्लान को फेल होने देगी, लेकिन उसके पास एक खबर आई है कि अगला शिपमेंट रे के 12th बर्थडे पे होने वाला है। बाकी बच्चे जंगल में जाके प्लान डिस्कस करते हैं, लेकिन इसी बीच कैरॉन उनकी बातें सुन लेती है। वो सबको बोलती है कि उसने कल रात सब सुन लिया था और अब वो खुश है क्योंकि उसे वो चीज मिलने वाली है जो वो चाह रही थी। वो बैलेरिना की तरह घूमती है और एमा से पूछती है कि क्या तुम लोग उसके साथ टीम अप करना चाहोगे। नॉर्मन डिसाइड करता है कि पहले उसकी कंडीशन सुन लेते हैं। कैरोन रिवील करती है कि उसका प्लान है उनके साथ टीम अप करके इजाबेला की पोजीशन को ले लेना। वो अपनी सिचुएशन से निकलना चाहती है और अपना टैटू नंबर उन्हें दिखाती है। वो बताती है कि वो भी एक लड़की थी जो इसी तरह के एक फार्म में पाली गई थी और जब लड़कियां 12 साल की होती हैं तो उन्हें एक चॉइस मिलती है, या तो मर जाओ या फिर मदर बन जाओ। लेकिन इसके लिए उनकी स्कोर्स परफेक्ट होने चाहिए और एक मदर का रिकमेंडेशन भी। अगर वो मदर बन जाती है तो फार्म के बाहर कभी नहीं जा पाएगी। फिर वो अपना चिप दिखाती है जो उसके बॉडी में इम्प्लांट है। अगर वो फार्म से बाहर जाएगी तो चिप शॉक देके उसका दिल बंद कर देगा और अगर वो मर गई तो अलार्म बजेगा और डीमंस को पता चल जाएगा। इसलिए इजाबेला को मार देना एक ऑप्शन ही नहीं है। कैरॉन बस अब एक पीसफुल लाइफ चाहती है एक मदर बनके। अगर एस्केप होता है तो वो इजाबेला को हटा देगी और अपनी पोजीशन सिक्योर कर लेगी। इसी वजह से वो उनके साथ डील करना चाहती है। नॉर्मन से हाथ बढ़ाती है, लेकिन एमा कंफर्म करना चाहती है कि उनकी सेफ्टी गारंटी कैसे होगी। कैरॉन कहती है कि अगर वो बिट्रे करेगी तो रे उसके प्लान को इंस्टेंटली इजाबेला के सामने एक्सपोज कर देगा, इसलिए वो प्रॉमिस करती है कि ये डील सीक्रेट रहेगी।
एमा उस पर बिलीव कर लेती है और नॉर्मन उसका हाथ मिला लेता है। कैरॉन बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वो उन्हें एस्केप में मदद के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए देगी। लेटर उसी दिन एमा को लगता है कि ये सब थोड़ा ज्यादा ही कन्वीनियंट है, लेकिन नॉर्मन ऑलरेडी समझ चुका है कि कैरॉन सिर्फ उनका ट्रस्ट जीतना चाहती है ताकि एविडेंस कलेक्ट करके इजाबेला को गिरा के अपना पोजीशन ले सके। अगर वो सच में केयर करती तो उन्हें तुरंत एस्केप करवा देती। वो बस रे के ट्रांसमीटर ब्लॉकर के पीछे है, वही उसके लिए एविडेंस बन सकता है। लेकिन रे अश्योर करता है कि वो उसे कहीं नहीं पकड़ने देगी। नॉर्मन सोचता है कि अगर वो स्मार्टली खेलेंगे तो उन्हें रिस्क उठाए बिना इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। रात को इजाबेला गेट के पास जाती है डीमन से लेटेस्ट पैकेज लेने के लिए। अंदर एक लेटर और एक ब्लैक बॉक्स होता है।